नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी रैंक पर। और हम पढ़ रहे हैं भारतीय राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, ये हमारी भारतीय राजव्यवस्था की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने समझा था कि आखिर संविधान होता क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी क्लास में हमने जाना कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और यहाँ अपने पैर जमाए। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें ज़रूर देख लें। आज की क्लास बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेज़ व्यापारियों पर कानून की लगाम कसनी शुरू हुई। तो बच्चों, आज से हम एक नया खंड शुरू कर रहे हैं, संवैधानिक ढांचा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम भारत के संवैधानिक विकास को दो हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। नंबर 1, कंपनी का शासन यानी कंपनी रूल 1773 से 1858 तक। नंबर 2, ताज का शासन यानी क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के शासन की। बच्चों, 1773 से 1858 के बीच के इस कालखंड को हम 7 प्रमुख हिस्सों या 7 एक्ट्स के जरिए समझेंगे। नंबर 1, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नंबर 2, 1781 का संशोधन अधिनियम। नंबर 3, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नंबर 4, 1793 का चार्टर एक्ट। नंबर 5, 1813 का चार्टर एक्ट। नंबर 6, 1833 का चार्टर एक्ट। नंबर 7, 1853 का चार्टर एक्ट। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस लिस्ट के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक्ट से। नंबर 1, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यानी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो बच्चों, इस एक्ट की गहराइयों में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये एक्ट आखिर है क्या। इसे आप 2 मुख्य बिंदुओं में याद रख सकते हैं। नंबर 1, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था, यानी अब कंपनी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती थी। नंबर 2, इसे भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने वाला अधिनियम माना जाता है। तो बच्चों, ये की इसकी परिभाषा। अब सवाल आता है, ये एक्ट क्यों आया? आखिर ब्रिटिश सरकार को 1773 में ये कानून लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो चलिए, इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है। उस कंपनी के कर्मचारी तो बहुत अमीर हो रहे हैं, लेकिन कंपनी खुद घाटे में जा रही है और दिवालिया होने की कगार पर है। ऐसे में कंपनी का असली मालिक नियमों को सख्त करेगा ताकि कंपनी बच सके। तो प्यारे बच्चों, ठीक यही हाल 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी का था। नंबर 1, कंपनी का दिवालियापन यानी फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द कंपनी। कंपनी भारी कर्ज में डूबी हुई थी और उसने ब्रिटिश सरकार से 1 मिलियन पाउंड के ऋण की मांग की। नंबर 2, भ्रष्टाचार। कर्मचारी निजी व्यापार करके अमीर हो रहे थे, जिन्हें इंग्लैंड में नवाब कहकर चढ़ाया जाता था, जबकि कंपनी गरीब हो रही थी। नंबर 3, बंगाल में द्वैध शासन की विफलता। 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली से बंगाल में अराजकता और 1770 का भयंकर अकाल फैल गया था। तो बच्चों, इन सब को देखते हुए उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति बनाई और उसी की सिफारिश पर ये एक्ट पास किया गया। तो बच्चों, जब गुप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दी तो सरकार ने तय किया कि अब कंपनी को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। उस समय जो अराजकता फैली थी, उसे रोकने के लिए सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए। इस एक्ट के जरिए उन्होंने 5 ऐसे की पॉइंट्स या प्रावधान लागू किए जिन्होंने कंपनी की लगाम कस दी। ये 5 बदलाव ही इस एक्ट की जान है। तो चलिए देखते हैं वो 5 बड़े बदलाव कौन से थे। नंबर 1, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदला गया। डेजिग्नेशन चेंज ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल। बदलाव, बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। शक्ति में वृद्धि, उसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर भी नियंत्रण दे दिया गया। इससे पहले तीनों प्रेसिडेंसियां एक दूसरे से स्वतंत्र थीं। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। नंबर 2, कार्यकारी परिषद का गठन, फॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। निर्णय प्रक्रिया,
डिसीजन मेकिंग, निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाने थे। अगर वोट 2-2 से बराबर हो जाए तो गवर्नर जनरल अपना निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट दे सकता था। नोट, गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी, जो बाद में एक बड़ी समस्या बनी। नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। संरचना, कॉम्पोजिशन, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस और 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। नंबर 4, भ्रष्टाचार पर रोक, कंट्रोल ऑन करप्शन। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। भारतीयों से किसी भी प्रकार का उधार या रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। नंबर 5, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के गवर्निंग बॉडी, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे, को आदेश दिया कि वे भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को दें। तो बच्चों, ये तो थे वो 5 नियम जो लागू किए गए। लेकिन अब एक स्टूडेंट होने के नाते हमें ये समझना होगा कि संविधान और प्रशासन के नज़रिए से ये एक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। आइए इसका महत्व देखते हैं। अधिनियम का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। बच्चों, संविधान और प्रशासन के नज़रिए से ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, लिखित संविधान की शुरुआत। ये भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया पहला लिखित कानून, फर्स्ट रिटन लॉ था। नंबर 2, राजनीतिक कार्यों को मान्यता। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। पहले ये सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी। नंबर 3, केंद्रीकरण की शुरुआत। बम्बई और मद्रास को बंगाल के अधीन लाकर सत्ता को एक जगह केंद्रित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो बच्चों, भले ही ये एक्ट अच्छा था और एक शुरुआत थी, लेकिन इसमें कुछ बड़ी खामियां भी थीं, जिसके कारण बाद में बहुत विवाद हुए। आइए देखते हैं वो खामियां क्या थीं जिनकी वजह से आगे चलकर नए कानून लाने पड़े। अधिनियम की कमियां, डिफेक्ट्स और ड्रॉबैक्स। नंबर 1, गवर्नर जनरल बनाम परिषद। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी। परिषद के 4 सदस्यों में से अगर 3 एक तरफ हो जाते तो गवर्नर जनरल लाचार हो जाता था। वॉरेन हेस्टिंग्स को इससे बहुत परेशानी हुई। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय का अस्पष्ट क्षेत्राधिकार, अनडिफाइंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये स्पष्ट नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या है। क्या गवर्नर जनरल और उसकी परिषद सुप्रीम कोर्ट के अधीन है या नहीं, इससे दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। नंबर 3, भारतीय कानून की अनदेखी। सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी कानून लागू किया गया जो भारतीय परंपराओं के खिलाफ था। तो बच्चों, इन कमियों और खूबियों को देखने के बाद अंत में हम इस पूरे टॉपिक का क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की दिशा में पहला और निर्णायक कदम था। हालांकि इसमें कुछ कमियां थीं जिन्हें दूर करने के लिए बाद में 1781 का संशोधन अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो चलिए बच्चों, अब क्लास खत्म करने से पहले एक नज़र उन की फैक्ट्स पर डालते हैं जो सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको ये रटे होने चाहिए। अधिनियम का वर्ष 1773। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 कलकत्ता में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलाइजा इम्पे। मुख्य उद्देश्य कंपनी में भ्रष्टाचार को रोकना और प्रशासन को नियमित करना। तो बच्चों, ये थे इस एक्ट के सारे महत्वपूर्ण पहलू और फैक्ट्स। लेकिन पढ़ना एक बात है और उसे याद रखना दूसरी बात। तो चलिए अब एक रैपिड फायर टेस्ट लेते हैं, ये देखने के लिए कि आपने आज की क्लास कितने ध्यान से देखी है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको कमेंट बॉक्स में उनका सही जवाब देना है। किस अधिनियम को भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने वाला अधिनियम माना जाता है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम। सही उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल,
भारत का वायसराय, बंगाल का गवर्नर जनरल, मुख्य सेनापति। सही उत्तर है बंगाल का गवर्नर जनरल। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष और किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1773 के एक्ट के तहत 1773 में, 1773 के एक्ट के तहत 1774 में, 1784 के एक्ट के तहत 1785 में, 1726 के चार्टर के तहत 1726 में। सही उत्तर है 1773 के एक्ट के तहत 1774 में। 1773 के एक्ट के तहत गठित गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य, 10 सदस्य। सही उत्तर है 4 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन 1774 में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड नॉर्थ, रॉबर्ट क्लाइव, सर एलिजा इम्पे। सही उत्तर है सर एलिजा इम्पे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और उपहार लेने से किस अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास करते समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड नॉर्थ। सही उत्तर है लॉर्ड नॉर्थ। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में निर्णय लेने के लिए किस प्रकार की वोटिंग शक्ति प्राप्त थी? वीटो पावर, केवल निर्णायक मत, पूर्ण शक्ति, कोई वोटिंग अधिकार नहीं। सही उत्तर है केवल निर्णायक मत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को भारत के संवैधानिक इतिहास में पहला लिखित कानून क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे भारतीयों ने लिखा था, क्योंकि इससे पहले कोई नियम नहीं थे, क्योंकि ये ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया पहला लिखित अधिनियम था, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा कानून था। सही उत्तर है क्योंकि ये ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया पहला लिखित अधिनियम था। 1773 के एक्ट की सबसे बड़ी कमी क्या थी जिसने वॉरेन हेस्टिंग्स को परेशान किया? गवर्नर जनरल का अपनी परिषद पर वीटो पावर न होना, सुप्रीम कोर्ट का न होना, कंपनी का बंद हो जाना, वेतन का कम होना। सही उत्तर है गवर्नर जनरल का अपनी परिषद पर वीटो पावर न होना। 1773 के एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को किन मामलों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया? केवल धार्मिक मामलों की, केवल व्यापारिक मुनाफे की, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन की। सही उत्तर है राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की। इस अधिनियम के तहत केंद्रीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए किन 2 प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? दिल्ली और पंजाब, मद्रास और अवध, सूरत और कालीकट, बंबई और मद्रास। सही उत्तर है बंबई और मद्रास। उस समय इंग्लैंड में कंपनी के किन लोगों को व्यंग्य के रूप में नवाब कहकर पुकारा जाता था? कंपनी के ईमानदार अधिकारियों को, ब्रिटिश संसद के सदस्यों को, भ्रष्टाचार और निजी व्यापार से अमीर होकर लौटे कंपनी के कर्मचारियों को, बंगाल के वास्तविक नवाबों को। सही उत्तर है भ्रष्टाचार और निजी व्यापार से अमीर होकर लौटे कंपनी के कर्मचारियों को। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस समिति के सिफारिश पर पारित किया गया था? साइमन कमीशन, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति, हंटर आयोग, प्रारूप समिति। सही उत्तर है लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति। सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? जजों का वेतन कम होना, सुप्रीम कोर्ट का भवन छोटा होना, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट रूप से परिभाषित न होना, मुख्य न्यायाधीश का भारतीय होना। सही उत्तर है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट रूप से परिभाषित न होना। 1773 के एक्ट से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार से कितनी राशि के ऋण की मांग कर रही थी जो इस एक्ट के आने का तात्कालिक कारण बना? 100 पाउंड, 10 मिलियन पाउंड,
50,000 पाउंड, 1 मिलियन पाउंड। सही उत्तर है 1 मिलियन पाउंड। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स। सही उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित किया गया, उस समय बंगाल में किस गवर्नर का शासन था? रॉबर्ट क्लाइव, हेनरी वेंसिटाट, वॉरेन हेस्टिंग्स, जॉन कार्टियर। सही उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 के एक्ट के तहत स्थापित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? गवर्नर जनरल की परिषद में, ब्रिटिश संसद में, प्रिवी काउंसिल लंदन में, कहीं नहीं। सही उत्तर है प्रिवी काउंसिल लंदन में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के पद का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया था? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। सही उत्तर है 5 वर्ष। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम कौन सा अधिनियम था? चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858। सही उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट की संरचना क्या थी? यानी मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए कितने अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? 1 मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, केवल 1 मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बनाई गई कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 सदस्य, 3 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य। सही उत्तर है 4 सदस्य। 1773 के एक्ट के तहत स्थापित सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए किस कानून का प्रयोग किया जाता था? हिंदू और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून, मुगल कानून, अंग्रेजी कानून, भारतीय दंड संहिता। सही उत्तर है अंग्रेजी कानून। गवर्नर जनरल की परिषद का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, आजीवन। सही उत्तर है 5 वर्ष। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी जिन्हें अब ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करना पड़ता था? 10, 20, 15, 24। सही उत्तर है 24। 1773 के एक्ट के तहत स्थापित सुप्रीम कोर्ट को मुख्य रूप से किन लोगों के मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था? पूरे भारत के सभी नागरिकों के, केवल मुगल बादशाह के परिवार के, कलकत्ता में रहने वाले सभी नागरिकों और ब्रिटिश प्रजा के, केवल कंपनी के सैनिकों के। सही उत्तर है कलकत्ता में रहने वाले सभी नागरिकों और ब्रिटिश प्रजा के। 1774 में बने सुप्रीम कोर्ट के पास किस प्रकार के मुकदमों को सुनने की शक्ति थी? केवल दीवानी, केवल फौजदारी, केवल राजस्व मामले, दीवानी, फौजदारी, नौसेना और धार्मिक सभी मामले। सही उत्तर है दीवानी, फौजदारी, नौसेना और धार्मिक सभी मामले। वो कौन सा विवादास्पद क्षेत्र था जिसे लेकर गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच अक्सर टकराव होता था क्योंकि एक्ट में इसे स्पष्ट नहीं किया गया था? कंपनी का झंडा फहराना, किलों का निर्माण, सैनिकों की भर्ती, राजस्व वसूली और गवर्नर जनरल के आधिकारिक कार्य। सही उत्तर है राजस्व वसूली और गवर्नर जनरल के आधिकारिक कार्य। 1773 के एक्ट के तहत कानून या नियम बनाने की शक्ति किसके पास थी, लेकिन उसे लागू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से पंजीकृत कराना पड़ता था? ब्रिटेन की महारानी, जिला कलेक्टर, मुख्य न्यायाधीश, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। सही उत्तर है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के निदेशकों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। सही उत्तर है 4 वर्ष। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव में वोट देने के लिए शेयर होल्डर्स की योग्यता 500 पाउंड के शेयर से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 1000 पाउंड, 800 पाउंड, 2000 पाउंड, 5000 पाउंड। सही उत्तर है 1000 पाउंड। 1773 के एक्ट की कमियों और अंग्रेजी कानून के गलत प्रयोग का सबसे कुख्यात उदाहरण राजा नंद कुमार केस है। इसमें नंद कुमार को किस आरोप में फांसी दी गई थी? हत्या, देशद्रोह, जालसाजी, अंग्रेजों पर हमला।
सही उत्तर है जालसाजी। 1773 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का वार्षिक वेतन कितना निर्धारित किया गया था? 10,000 पाउंड, 25,000 पाउंड, 50,000 पाउंड, 5,000 पाउंड। सही उत्तर है 25,000 पाउंड। तो बच्चों, ये था आज का हमारा सेशन। आपके कितने सवाल सही हुए मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगली क्लास यानी क्लास 4 में हम इसके आगे की कहानी देखेंगे। हम पढ़ेंगे कि कैसे 1773 की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।